हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका आज के रिटोल डिस्कशन में। आज सुमित सर किसी वजह से अवेलेबल नहीं हो पाए तो उनकी जगह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज 28 सितंबर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आज हम डिस्कस करेंगे सी लेवल राइज का क्या कारण है, कितना बड़ा वो थ्रेट है। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप याद रखिए, आपके लिए बहुत रेलेवेंट हो सकते हैं। प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है उसके 100 साल हो चुके हैं, उसके पास क्या चैलेंजेस है, कैसे ये खड़ी हुई, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके पर्सनैलिटीज जुड़े हुए थे इससे। प्लस वी विल डिस्कस कैसे इन्वेस्टमेंट और एफडीआई का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी देश की सिक्योरिटी को जियोपार्टाइज करने के लिए। तीनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहला आर्टिकल बात करता है सी लेवल राइज के बारे में। अब सवाल ये कि सी लेवल राइज कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है। अब इसकी गंभीरता का अंदाजा आप लगाइए कि एक यूएन की रिपोर्ट आई थी पहले, जो आपको पता होना चाहिए। वो यूएन रिपोर्ट प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। रिपोर्ट का नाम था सर्जिंग सीज इन वार्मिंग वर्ल्ड। सर्जिंग सी रिपोर्ट भी इसे कह सकते हैं, सर्जिंग सी इन वार्मिंग वर्ल्ड। तो ये नाम जरा याद रखिएगा क्योंकि बहुत रेलेवेंट है ये। और दूसरा, यूएनजीए की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की भी एक हाई लेवल मीट हुई थी ऑन राइजिंग सी लेवल। अब उस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल बात करता है कि राइजिंग सी लेवल क्या कारण है, क्यों हो रहे हैं। ये आपके जीएस पेपर 3 के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज टॉपिक को ध्यान में रखते हुए। तो आइए जरा इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। अगर इस आर्टिकल के सार में जाए तो मुद्दा ये था, यूएन सेक्रेटरी जनरल जो थे एंटोनियो गुटेरेस, वो पहुंचे टोंगा। टोंगा असल में एक पैसिफिक आइलैंड कंट्री है जहां बहुत बड़ी फ्लडिंग हुई थी। टोंगा ने हाल में ही पैसिफिक आइलैंड फोरम, एक ग्रुप है 18 कंट्रीज का, वहां पर भी इन्होंने कहा था क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये पैसिफिक में एक छोटी सी आइलैंड कंट्रीज है, यहाँ पर लगातार फ्लड्स हो रहे हैं और तुवालू जैसा कंट्री जो है पूरी तरह डूब जाएगा। वहां के लोगों को निकाल के शिफ्ट करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया अगले 50 से 100 सालों के अंतर्गत। ठीक ऐसी स्थिति मालदीव्स की हो रही है। तो जो पैसिफिक आइलैंड हो गए, छोटे मोटी आइलैंड कंट्री जैसे मालदीव्स, तुवालू और टोंगो के ऊपर लगातार एक सर्वाइवल की क्राइसिस आ चुकी है। और सी लेवल राइज अब केवल इनके लिए नहीं, बहुत ग्लोबल लेवल पे खतरा बन चुका है। अब इससे कंपीट कैसे किया जाए, क्या सॉल्यूशन है, क्या कितना बड़ा ये चैलेंज है हमारे लिए। तो देखिए, अभी आप देखें तो 1880 से हम सी लेवल राइज को नापने लग गए। सी लेवल कितना समुद्र का लेवल बढ़ता है, तो 1880 से अगर प्रेजेंट की हम बात करें तो आज तक जो समुद्र का लेवल है वो कितना बढ़ा है, तो 8 इंच बढ़ चुका है। ठीक है, यानी अराउंड 20 सेंटीमीटर सी लेवल राइज हमने पिछले, आप कह सकते हो 150 सालों में देखा है, विच इज अराउंड कितना, 20 सेंटीमीटर। अब ये जो राइज है 20 सेंटीमीटर की, इसका मतलब ये है कि वी आर विटनेसिंग अ की चैलेंज जहां पर सी लेवल राइज बढ़ता ही जा रहा है। और अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो हम इस साल के अंत तक 2 मीटर सी लेवल राइज देख सकते हैं, 2 मीटर्स। ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा 2 मीटर बढ़ जाएगा। 2 मीटर मतलब समझते हो भाई, 200 सेंटीमीटर। पिछले अगर आप देख लो, अगर हम कैलकुलेट करें तो 1880 से 1980, 2080 तो आए नहीं, तो 150 साल में हमारा कितना बढ़ा है, 20 सेंटीमीटर, यानी 8 मीटर्स, सॉरी 8 इंचेस। और अगर जिस बेतरतीब तरीके से बढ़ रहा है ये 20 cm है, ये 20 सेंटीमीटर और 8 इंच, और इसी तरह से अगर बढ़ता रहा तो वर्स्ट के सिनेरियो जो है वो ये है कि 2 मीटर्स तक बढ़ सकता है, यानी 200 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा सी लेवल। मतलब आपके जितने कोस्टल एरियाज हैं सारे डूब जाएंगे। इसे रोकना बहुत जरूरी है। और ऑलरेडी ये जो 2023 में जब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमान लगाया तो सभी रिकॉर्ड 2023 ने तोड़ दिए सी लेवल राइज के। अभी सी लेवल राइज हो क्यों रही है, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, सी लेवल राइज का कारण ये है कि पहला, ग्लोबल वार्मिंग। इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से सी लेवल राइज करता है। क्यों, जब वार्मिंग होती है तो जो ओशंस हैं उनका टेम्परेचर बढ़ता है और उनके साथ साथ जितने आइस शीट्स हैं, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलना शुरू करते हैं। और जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, उनकी आइस शीट पिघलती है, तो वहाँ पर जो एल्बिडो इफेक्ट है वो क्रिएट होता है। और हम देख सकते हैं कि लगातार ग्लेशियर्स जैसे जैसे पिघलते हैं, उनकी वजह से वहाँ ओशंस और वार्म होना स्टार्ट होते हैं। जो सनलाइट है कम रिफ्लेक्ट होती है, इसी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आइस शीट पिघलने लगती है। आइस शीट पिघल के जब समुद्र में मिलती है तो समुद्र का लेवल पानी का अपने आप बढ़ने लगता है। तो अभी जो हम लेवल देख रहे हैं पिछले 150 सालों में, आपके 20 सेंटीमीटर की राइज भविष्य में 200 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। इसे रोकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किस हिसाब से हो रही है, हम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं वो ये बता रहा है कि बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी वी माइट हैव 2.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ग्लोबली बढ़ जाएगा। और अगर ये बढ़ता है तो जो हमारे सी लेवल है 56 सेंटीमीटर तक इस सदी के अंत तक, यानी 2100
तक आते आते हमारा जो सी लेवल है वो 38 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है। और अगर और ज़्यादा बढ़ा तो 200 सेंटीमीटर भी बढ़ सकता है, ये चैलेंजेस भी देखे जा रहे हैं। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान। और अगर हम डेटा पे जाएं तो जितना सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर अगर राइज होती है वाटर लेवल में, तो अराउंड 6 मिलियन लोग फ्लडिंग का शिकार होते हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा मात्रा में ये फ्लडिंग करता है। तो इसीलिए हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए किसी भी तरह से हम सी लेवल राइज को कंट्रोल करें। अब सवाल ये है कि सी लेवल राइज की वजह क्या है, जिसे मैंने पहले बताया ग्लोबल वार्मिंग इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। ग्लोबल वार्मिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे CO2 इमिशन, मीथेन इमिशन और बाकी एटमॉस्फेरिक इमिशन जो हम करते हैं, जिसकी वजह से ओशन की हीटिंग डबल हो गई है। जैसे हीट डबल होगी ओशन में, वैसे वहाँ पर जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पिघलेंगे और उसकी वजह से कोस्टल फ्लडिंग ज़्यादा होगी। तो अभी जो वर्तमान में स्थिति है उसमें टोंगो, तुवालू, चाइना, इंडिया को लगातार खतरा है, लेकिन टोंगो, तुवालू और मालदीव जैसी कंट्रीज़ की तो ये स्थिति है कि वहाँ के सारे लोगों को एवैक्यूएट करना पड़ जाएगा। खासतौर पे तुवालू के बारे में तो एक एग्रीमेंट वो साइन कर चुके हैं कि 2050 तक किसी तरह करके वो अपने सभी लोगों को ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करा दें। ठीक वही स्थिति आप देखें तो मालदीव्स की भी आने वाली है और टोंगा भी बहुत ज़्यादा फ्लड्स को झेल रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले सी लेवल राइज को कम करें। सी लेवल राइज की वजह से क्या हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। यानी सी लेवल जैसे जैसे सी हमारा गर्म होता चला जाता है तो उसके बाद और ज़्यादा जो उसकी शीट्स हैं पिघलना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो लैंड में हमारे वाटर जमा होता है, ग्राउंड वाटर, वो भी डिप्लीट हो रहा है। उसका भी प्रभाव इस पर देखा जाता है। और हम देख सकते हैं कि प्रति वर्ष अराउंड 150 मिलियन टन जो है आइस शीट हम लूज करते हैं केवल अंटार्कटिका में, 150 मिलियन के आसपास। और ठीक ऐसा ही कुछ फिगर आपको देखने को मिलता है, 270 बिलियन टन्स फ्रॉम ग्रीनलैंड, 150 बिलियन टन्स इन अंटार्कटिका, 270 बिलियन फ्रॉम ग्रीनलैंड। तो इतने टन्स ऑफ आइस जब पिघल के समुद्र में मिलेगी तो समुद्र में पानी का लेवल बढ़ जाएगा और उसकी वजह से कोस्टल सिटीज में तबाही मच जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ रही है उसका सबसे बड़ा प्रभाव जिन इलाकों में होगा वो होंगे फिजी, तुवालू और मालदीव्स। तीनों को तो लगभग इवैक्यूएट करना पड़ेगा। और कहा यह जा रहा है कि इसी तरह से अगर ये सब होता रहा तो दुनिया की 40% जो पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 900 मिलियन लोग जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। या तो 40% या 900 मिलियन लोग जो हैं वो लो लेइंग एरियाज में रहते हैं। जैसे मुंबई भी एक लो लेइंग एरिया है, बांग्लादेश का पूरा देश लो लेइंग एरिया है जहां पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कंट्रोल करें। अब कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल करने के लिए हमने पहले पेरिस एग्रीमेंट किया था, पेरिस क्लाइमेट चेंज पर टॉक स्टार्ट की थी कि ग्लोबल टेम्परेचर को हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। अगर ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है इसका मतलब और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, सी लेवल राइज करेगा और बहुत जगहों पर तबाही का आलम आ जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2050 तक हम नेट जीरो इमिशन क्रिएट कर लें और किसी भी हाल में सी लेवल को ज़्यादा ना बढ़ने दें। नहीं तो एक्सट्रीम तो 2 मीटर की भी बात की जा रही है कि 2 मीटर तक बढ़ सकता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है दुनिया भर के देशों के लिए। तो यहाँ देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखोगे तो यहाँ आपको वनातू, फिजी, तुवालू, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, जो पैसिफिक आइलैंड ग्रुप है वो कंट्रीज यहाँ पर आपको दिखती हैं जिनको सबसे बड़ा चैलेंज दिखने वाला है। तो इसलिए इनसे लड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम एक जो ऐसी कंट्रीज हैं जिनको हाई प्रेशर है या फिर हाईली वल्नरेबल है, वहाँ से हम थोड़ी इवैक्यूएशन की अपनी टेक्निक भी बना सकें। सी लेवल राइज बढ़ेगी, लेकिन हम कितने टाइम में उसको रोक सकते हैं, उसलिए ज़रूरी है कि हम क्लाइमेट चेंज कम करें, ग्लोबल वार्मिंग कम करें। तो हो सकता है जो डिस्ट्रक्शन है वो कम होगा। खासतौर पर ट्रॉपिकल कंट्रीज को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। देखिए, ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया, चाइना, ये पूरा अफ्रीका का जो भी कोस्ट लाइन है, यहाँ बहुत ज़्यादा वाटर की वजह से तबाही मच सकती है। तो जो बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं, चाहे मुंबई हो, ब्यूनस आयर्स की बात कर लो, अर्जेंटीना में आप लॉस एंजलिस की बात करो, लेगोस की बात कर लो, सारे के सारे तबाह हो जाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर एक टाइम लैग क्रिएट करें, दुनिया में इमिशन को कम करें। ऑलरेडी हम 2050 तक कोशिश ये कर रहे हैं कि ग्लोबली हम नेट जीरो इमिशन तक पहुंच पाएं। तो उसी कोशिश को हमें और पुश करने की ज़रूरत है। हम सी वेल्स या स्टॉर्म सर्ज बैरियर्स बनाएं ताकि जो ड्रेनेज है वो बढ़े, जो बिल्डिंग्स हैं वो फ्लड रेसिस्टेंट हो। क्योंकि अब जैसे जैसे सी लेवल बढ़ेगा दुनिया भर में फ्लड बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए जैसे भारत ने भी CDRI शुरू किया था, क्लाइमेट CDRI का फुल फॉर्म क्या है भाई? कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI। तो क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डिजास्टर ज़्यादा आएंगे। तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उससे लड़ने के लिए तैयार करना भी ज़रूरी है। तो CDRI जैसे इनिशिएटिव हो गए, हम सीवेल बना सकते हैं, स्टॉर्म सर्ज जो उसको रोकने के काम आए, मैंग्रोव्स को हमें बढ़ाना चाहिए ताकि मैंग्रोव्स अगर जब होते हैं तो ये एक जब भी
टाइडल वेव्स बढ़ के आती हैं किसी ज़मीन की तरफ तो उसको रोकने का काम करते हैं। तो हमें इस तरह की चीज़ों में निवेश करना चाहिए। कुछ फ्लोटिंग सिटीज़ मालदीव्स ने बनाया है, तो वो लोग कुछ सी से लैंड रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर लॉन्ग टर्म में खतरा बना ही हुआ है। तो इसलिए हमें पहले पेरिस क्लाइमेट टॉक को गंभीरता से लेना पड़ेगा। जो एक मैकेनिज्म है फाइनेंशियल हेल्प का वो इंश्योर करना पड़ेगा, और प्लस स्टॉर्म सर्जेस, सी वॉल्स और मूवमेंट ऑफ पीपल टू हायर प्लेसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हम सी लेवल राइज से लड़ पाएंगे। तो ये था इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया। क्या फिगर्स हैं, क्या डेटा है, कितना खतरा दुनिया के लिए हो सकता है, और अगर हम नहीं रोक पाए तो ये टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा और सी लेवल राइज होता ही रहेगा। जहां जितनी भी ट्रॉपिकल सिटीज़ हैं मेजर, वो सारी डूब सकती हैं, और छोटे मोटे आइलैंड कंट्रीज तो तबाह होंगे ही होंगे। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो बात करता है एफडीआई और ट्रेड के बारे में। कैसे नेशनल सिक्योरिटी पे एक रिस्क होता है फ्रॉम एफडीआई एंड ट्रेड। अब आप कहोगे एफडीआई और ट्रेड से कैसा नुकसान हो सकता है, ये तो देश की प्रगति में रोल प्ले करते हैं। कुछ चलिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो एक बैंक है, एचडीएफसी की बात कर लेते हैं इंडिया में, जहां बहुत से लोगों का पैसा लगा हुआ है, और उसमें उनके शेयर सारे के सारे चाइनीज कंपनीज ने खरीद लिए, उनके पास मेजॉरिटी स्टेक आ गई। तो क्या एचडीएफसी का डेटा उनके पास जाना स्टार्ट नहीं हो जाएगा? और क्या कोई ऐसी स्थिति आती है तो क्या वो तबाह नहीं हो सकती वो कंपनी? मान लो आज जो हमारी टेक्नोलॉजी कंपनी है, हम इन्फोसिस की बात कर लें, विप्रो की बात कर लें, आईटीसी की बात कर लें, एफएमसीजी कंपनी आईटीसी, ऐसी कंपनीज में विदेशी कंपनी आगे निवेश करने लग जाए और उनकी जो खरीदारी है, उनका जो शेयर है वो मेजॉरिटी शेयर हो जाए, और कभी चाइना से इंडिया की जंग हो जाए और वो अपना पैसा लेके निकल जाए, वो सारी की सारी कंपनियां डिसॉल्व हो जाएंगी। उनका सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी उनके पास रहेगा, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है किसी भी देश के लिए। अगर उसके देश में एक दुश्मन राष्ट्र जो है उसका, उससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई हुई हो, वो देश उस ट्रेड का, उस इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल कर सकता है मसल फ्लेक्सिंग के लिए या फिर आर्म ट्विस्टिंग के लिए, कि भाई आपके देश का इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास है, हमारी नहीं सुनोगे तो आपकी पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। तो आर्म ट्विस्टिंग मेजर्स इसे कहते हैं, खासतौर पे चाइना जिसके लिए जाना जाता है। अब ये टॉपिक अगर आप ध्यान दें तो इंडियन इकोनॉमी, प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से आप इसे जोड़ के देख सकते हैं। पहली बात, एफडीआई होता क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी किसी कंपनी के आप सीधा मेजर स्टेक होल्डर बन गए, वहां आपने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया, ये उसकी बात की जाती है। भारत में एफडीआई को लेकर अभी वर्तमान में कोई ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क नहीं है। हाल में हमने कुछ बदलाव किए थे जब कोविड के टाइम में, लेकिन अदरवाइज इंडिया में कोई ऐसा पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, कोई ऐसा हमने लॉ स्पेसिफिकली एफडीआई को लेकर नहीं बनाया हुआ। हमें लगता है कि हमारे लिए खतरा है, लेकिन हमने उसके ऊपर कोई विशेष फ्रेमवर्क नहीं बनाया हुआ। हमारा एक ही है, फेमा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो जनरली इससे डील करता है। वरना हमने कोई ऐसा एफडीआई को लेकर कोई बड़ा सा ऐसा डील नहीं किया। वह एफएमआ ही मेजरली इसको हैंडल करता है। लेकिन एक चीज जो हमने की वो थी PN3, प्रेस नोट 3। ये शुरू किया गया था 2020 में, प्रेस नोट 3, PN3। अब PN3 क्या है? PN3 के अंदर ये बात की गई थी कि जो भी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है, वो, ठीक है, डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो हमारी कुछ एरियाज है वहां पर। उसके लिए उनको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल। तो लैंड बॉर्डर इंडिया का किन से लगता है? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से, चाइना से। बाकी कोई देश है जो हिम्मत है किसी में इंडिया में इन्वेस्ट कर सके उतने बड़े लेवल पे? नहीं। तो असल में एक तरीका था कि इंडिया में लगातार जो टेक ओवर्स हो रहे थे, अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर मतलब आपकी एक महत्वपूर्ण कंपनी है जो आपकी अर्थव्यवस्था पे एक बड़ा रोल निभाती है, उसका टेक ओवर कोई और कंट्री आके कर ले इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो वो एक पॉइंट पे जाके आपके लिए खतरा बन सकता है। इसलिए हमने PN3 शुरू किया ताकि चाइनीज एफडीआई इंडिया में डायरेक्टली ना आ सके। वैसे नॉर्मली क्या होता है इंडिया में जब इन्वेस्टमेंट बात आती है तो वो दो फ्रेमवर्क से आते हैं, एक होता है ऑटोमेटेड और एक होता है जहां आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है, आप सीधा सीधा आके निवेश नहीं कर सकते। तो चाइना से लगातार इन्वेस्टमेंट आई जा रही थी। ऑलरेडी हमारा इनके साथ $100 बिलियन से भी ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट है, यानी भारत बहुत कम एक्सपोर्ट करता है और मेजर चीजें वहां से इंपोर्ट करता है, और चाइनीज एफडीआई इंडिया में बढ़ती ही जा रही हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कई देशों में देखा है जहां चाइना लगातार अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा के वहां की नेशनल सिक्योरिटी तक को कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में आ चुका है। तो भारत ने सोचा कि नहीं, इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इंडिया इकलौती कंट्री नहीं, जैसे मैंने पहले बोला। ऑलरेडी कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश की कि एफडीआई जो है लिमिट हो जाए चाइना से। कनाडा ने सेक्शन 25 जोड़ा, जो नेशनल सिक्योरिटी को नुकसानदायक है वो एफडीआई वो लिमिट करेंगे। तो इंडिया में कहानी है कि एफडीआई को लेकर कोई एक एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी को जब नुकसान पहुंचे तो एफडीआई को वो कंट्रोल करेंगे। तो जरूरत यह है कि हम एक सेपरेट प्रोविजन लेके आए जिसके तहत हम
इन चीज़ों को रोक सके। सेपरेट प्रोविजन क्यों लेके आए? क्योंकि जो आपके लिए क्रिटिकल है आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कंपनी वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, वो कंपनी कोई और अगर कंट्रोल कर रहा है तो वो आपकी सिक्योरिटी के लिए एक मेजर थ्रेट हो सकता है। और इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम एक स्पेशल प्रोविजन लेके आए या फिर एक स्पेशल वॉचडॉग इंस्टीट्यूशन बनाए जो कि नज़र रखे कि जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें कोई ऐसी देश या ऐसी कंपनीज निवेश ना करें जो ब्लैक लिस्टेड हो या जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करती हो। मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि अमेरिका में लॉकहीड मार्टिन का आपने नाम सुना होगा, जो बनाती है उनके F-16 वगैरह, या बोइंग की बात कर लो, क्या आपको लगता है कभी वो चाइना या रशिया को इतना स्टेक दे देंगे कि वो उन कंपनीज में आगे 60% शेयर खरीद ले, या उनके बैंक्स में 60-70% अमेरिकन एक्सप्रेस में आगे खरीद ले? कभी नहीं करने देंगे वो, क्योंकि उसके बाद तो चाइना का एक तरह से कंट्रोल ही हो गया, उनकी इकोनॉमी को कभी भी तबाह कर सकता है वो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भारत भी इसमें बदलाव करे। ऑलरेडी भारत ने किया क्या कि भारत की जो मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज होती हैं, BIT कहते हैं उन्हें, 2015 के बाद उसको रीअसेस किया गया। उसके अंदर हमने 2 चीज़ें जोड़ी थी। एक आर्टिकल 6 के अंतर्गत जो एक्सचेंज फंड होता है उससे जुड़ी हुई चीज़ों को थोड़ा रेगुलेट किया गया, और एक आर्टिकल 33 था खासतौर पे जो बहुत महत्वपूर्ण है अंडर हमारा जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज है उसके अंतर्गत, जो हम किसी भी देश के साथ नॉर्मली करते हैं तो हमारा एक मॉडल बायलैटरल ट्रीटी होता है कि हम इस तरह से बात करेंगे आपके साथ। तो उसमें हमने बात करी थी कैसे स्टेट चाहे तो जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहां पर प्रोटेक्शन के लिए वो कोई भी कदम उठा सकता है, चाहे किसी देश के साथ निवेश को रोकना हो, इन्वेस्टमेंट को, या फिर किसी सेक्टर को प्रोटेक्ट करना हो। ये हम कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 33 ऑफ इंडियाज मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, BIT के अंतर्गत। पहले जो BIT थी भारत की सरकार ने बाद में उसको बदला, और ये वो ट्रीटी होती है जिसके तहत किसी भी देश से आप निवेश आपके देश में आता है या आपके देश के लोग वहां जाकर निवेश कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कई देशों के साथ क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। जैसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तब निवेश ऑलमोस्ट आप खुल के कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसी कंट्री है या किसी और कंट्री के सारे, मान लो हम नेपाल की बात करें, नेपाल से हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। लेकिन एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको सिंगापुर का, या मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं मॉरिशस का। मॉरिशस एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन मॉरिशस से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया से आता है। कहा यह जाता है कि एक बड़ा जो उसमें से चंक है वो असल में कुछ ऐसी कंपनीज है जो इंडिया में ऑफिस खोलने के बजाय वहां खोलती है और वहां के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि उनको टैक्स न देना पड़े। तो क्या इसका इस्तेमाल चाइना इंडिया के खिलाफ नहीं कर सकता? कर सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम, जैसे आर्टिकल 33 का मेजर दिया था कि आप स्टेट चाहे तो इन्वेस्टमेंट जो है उसको रोक सकता है या कंट्रोल कर सकता है इन केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो ज़रूरत है कि भारत ऐसे कुछ प्रावधान प्रोफेशनली भी लेके आए, अपनी पॉलिसी में लेके आए, कुछ लेजिस्लेशन लेके आए, एक ऐसा डोमेस्टिक लॉ लेके आए ताकि FDI को मैनेज किया जा सके। और ट्रेड में जब डेफिसिट बढ़ जाए या कोई ऐसा सेक्टर, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें, मेडिकल सेक्टर की बात करें, एक एग्जांपल देता हूं, जब कोविड का टाइम आया था तो भारत में दवाइयाँ जो बनती है फार्मास्यूटिकल्स, उसके लिए कुछ जिन चीज़ों से बनाते हैं दवाइयों को उन्हें कहते हैं API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसके तहत मुख्य रूप से दवाइयाँ बनती हैं। उनमें एक तरह से चाइनीज़ मोनोपोली है, या चाइनीज़ है, या फिर या तो चाइनीज़ है या US के पास मेजर APIs होते हैं। तो वहाँ पर चाइना ने देने से मना कर दिया था, तो भारत बुरी तरह फंस गया था। फिर भारत को अमेरिका से लेने पड़े। तो वहाँ लगातार दुनिया के देशों की कोशिश थी कि अब ये स्थिति ना आए। तो ठीक ऐसा ही कुछ कदम भारत को FDI और ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए भी लेना पड़ेगा कि भारत कभी कठपुतली ना बन जाए चाइनीज़ FDI की, और भारत की नेशनल सिक्योरिटी को लगातार थ्रेट ना हो पाए। जैसे गेट प्रोविजंस है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसके अंदर विशेष प्रोविजन है जहां बात करता है कि अगर किसी देश की नेशनल सिक्योरिटी का कोई एस्पेक्ट है तो वहां पर अलग से मेजर्स होने चाहिए। तो ऑलरेडी अगर मैं आज आपसे पूछूं तो आप कहोगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आप बात करोगे जो इंडिया की मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, उनके आर्टिकल्स की 2 आर्टिकल मैंने आपको बताए थे कौन कौन से थे, आर्टिकल 6 एंड आर्टिकल 33, जिसके अंतर्गत प्रोविजन है कि भारत में अगर आप निवेश करते हैं तो अगर सिक्योरिटी का मामला है तो उस निवेश को रोका जा सकता है। लेकिन FDI को लेकर अभी तक कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं आया। जो हमने कोविड के टाइम में एक प्रोविजन लाया था PN3 FEMA के अंतर्गत थी, ताकि चाइना से जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी कम हो, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लगातार FDI को लेकर कोई लॉ नहीं आया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भारत FDI को लेकर एक लॉ आए, क्योंकि हमने देखा है चाइना कैसे अपनी ट्रेड और अपने इन्वेस्टमेंट को एक आर्म ट्विस्टिंग की तरह इस्तेमाल करता है कि भाई हमारी बात नहीं मानोगे तो हम इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, या आपकी इकोनॉमी पर उसका एक डायरेक्ट थ्रेट बना रहता है। ये बात हो गई किसकी, FDI की और लॉ की। अब अगले आर्टिकल में बात करते हैं जो बात करेगा प्राइमरीली
सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुई, क्या उसकी कहानी है, तो ये असल में इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो है। क्या कहानी है ये, तो असल में इसे आप ड्रिविडियन मूवमेंट के नाम से भी जानते होंगे, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है। ये टॉपिक जीएस पेपर 1 की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज इश्यूज वाले मुद्दे भी यहाँ डिस्कस होंगे। तो पहली बात, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है क्या, तो देखिए 1920s के आसपास बहुत सारी ऐसी मूवमेंट स्टार्ट हुई जहाँ टेम्पल एंट्री को लेकर टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट हुई, और जो ब्राह्मणिकल आप कह सकते हैं डोमिनेंस था सोसाइटी का, उसको तोड़कर जो दलित कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना, उनको एम्पावर करने को लेकर ये मूवमेंट शुरू हुई अगेंस्ट हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स। जैसे आपको पता ही होगा कि नॉर्मली आप देखें तो जो हिंदुइज्म में स्ट्रक्चर वर्ण व्यवस्था का था, जो मूवेबल था, वो बिल्कुल एयर टाइट बन गया। यानी आपके वर्ण जो सिस्टम 4 वर्ण जिसका डिवीजन हो गया, और उसके बाद शूद्र और जो आपके अलग अलग वर्ग बन गए, चारों वर्ग आपके बन गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र से बाहर फिर आपके अवर्ण का भी ग्रुप बन गया। तो इसलिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी थी भारत के सिस्टम में, जहां पर एक बड़ा वर्ग मंदिरों में नहीं जा सकता था, चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकता था। उसके खिलाफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई 1925 के आसपास, और जहां उसका सबसे बड़ा प्रारूप शुरू हुआ वो था तमिलनाडु। ये साल 100 साल हो गए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के, और इस आर्टिकल में डिटेल में डिस्कस किया गया है कि ये जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर था भारतीय सोसाइटी का, उसको तोड़कर आज़ादी की बात की गई। इसके अंदर बात की गई थी जो ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, इसका रोल क्या था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लिमिटेड नहीं थी केवल कि टेम्पल एंट्री को लेकर या फिर केवल रिप्रेजेंटेशन को लेकर। ये रैशनल थिंकिंग की बात करती थी कि भाई आप कैसे छुआछूत की बात कर सकते हो, आप कैसे कोशिश कर सकते हो आज भी किस तरह की बातें की जाए। इसमें वुमेन राइट्स की बात थी कि औरतों को भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। इसमें आस्पेक्ट था सबअल्टर्न पॉलिटिक्स का। अब भाई सबअल्टर्न पॉलिटिक्स क्या होती है, यानी निचले तबके के हाशिए पे जो लोग बैठे हैं वो भी पॉलिटिकल मूवमेंट को लीड कर सकते हैं। रणजीत गुहा वो स्कॉलर हैं जिन्होंने इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स लिखे हैं या किताबें लिखी हैं, जो इसके एक कह सकते हैं जनक की तरह देखे जाते हैं सबअल्टर्न पॉलिटिक्स के। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आमतौर पर द्रविडियन मूवमेंट के साथ ही रिलेट की जाती है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और जो द्रविडियन मूवमेंट है, द्रविडियन मूवमेंट आज भी आप देखते हो एक्टिव है काफ़ी ज़्यादा, और ख़ासतौर पे कहा जाता है डीएमके की जो पार्टी है तमिलनाडु में वो इसको लीड करती है। तो देखिए अभी 100 साल कैसे हुए, सितंबर महीना द्रविडियन मूवमेंट शुरू हुई थी। क्यों? क्योंकि जो बर्थ डेट आता है CN अन्नादुरई का, जो कि एक पॉलिटिकल फिगर थे, वो भी सितंबर में था। इसके अलावा इसी महीने सितंबर में डीएमके को स्टैब्लिश किया गया, और इसी महीने आता है जो ईवी रामास्वामी हैं जिन्हें हम पेरियार भी कहते हैं, उनका बर्थडे। तो इन तीनों की वजह से हम कह सकते हैं कि इस महीने में ही प्रमुख रूप से द्रविडियन मूवमेंट शुरू हुआ। तो ये इसके सबसे प्रोमिनेंट फिगर थे। अब पहली बात, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत होती कब है? 1925 में। और ये शुरुआत इस तरह से होती है 1925 में कि एक तो पहले जो पेरियार थे ईवी रामास्वामी, ये पहले कांग्रेस में थे, ये कांग्रेस छोड़ के बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद से ही आप कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट होती है। क्योंकि जस्टिस पार्टी हालांकि पहले बन गई थी, 1920 में ही जस्टिस पार्टी बन गई थी जो इन्हीं सब एरियाज पे फोकस कर रही थी, लेकिन 1925 में ईवी रामास्वामी पेरियार ने कांग्रेस छोड़ा और वो बाहर आए, और पहला जो एक इनका जर्नल था लॉन्च हुआ जिसका नाम था कुदी अरासू लॉन्च होती है, प्लस पेरियार लीव्स कांग्रेस। और जैसे ही वो कांग्रेस को छोड़ के बाहर आते हैं तो वहां से जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है उसको एक नई शक्ति मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है कि अब हम शुरू करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और पहली जो सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस है ये करते हैं चेंगलपेट में 1929 में। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस भी 1929 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आती है, क्योंकि यहाँ से जैसे ही पेरियार इसको छोड़ के बाहर आते हैं तो खुल के वो विरोध करना शुरू करते हैं कांग्रेस पार्टी का भी, और जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर था उसका भी। ओपनली आके वो जो इस हायरार्की की कमियां हैं उसको गिनाना और किस तरह से ये दमनकारी है उसके खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के। बहुत एक स्ट्रांग मूवमेंट शुरू होती है इस हायरार्किकल स्ट्रक्चर के खिलाफ, जहां ये इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं वुमेन के लिए। तो याद रखिए इस मूवमेंट को केवल आप एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित या फिर लोअर कम्युनिटी नहीं कह सकते, इसमें यह भी था कि इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स की बात आप कर लो वुमेन की, आप बात कर लो एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम,
एजुकेशन इक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी, रिप्रेजेंटेशन में इक्वालिटी, ये एक ओवर आर्किंग मूवमेंट थी जो स्टार्ट हुई। और जो ये ईवी रामास्वामी पेरियार ने जो मूवमेंट शुरू की, इसका आज आप कह सकते हो कि जो डीएमके या एआईडीएमके जो दो प्रमुख पार्टीज हैं तमिलनाडु की, वो भी कहती है कि हम द्रविडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जहां पर हम इन चीज़ों में फोकस करते हैं कि रीजनलिज्म, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट की बात करते हैं वो। तो ये जो फिलॉसफी थी वहाँ से स्टार्ट होती है और इसके 100 साल लगभग हो गए। और इसका मतलब ये अपनी दूसरी सदी में आ चुका है, जहाँ द्रविडियन मंथ अब अगला ये 100 साल हो गए इसको। तो अब एक नया स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया, जहाँ हम कह सकते हैं कि इमरजेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 2.2। अब यहाँ पर कहानी ये है कि जो पहले की समस्या थी आज उसमें बहुत अंतर है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू हुई थी तो इन्होंने किया क्या था, पहली बात मैं ज़रा ये बता दूं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू हुई, क्या इन्होंने फोकस किया। तो इन्होंने फोकस ये किया था कि सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस के ऊपर बात की थी, ऐसी शादियां जहां पर पंडितों की आवश्यकता नहीं होती थी, प्रीस्टलेस मैरिजेस, ताकि जो वो ढोंग या फिर जो आप कह सकते हैं एक रिचुअल्स के ऊपर ओवर एम्फेसिस था, जिसकी जिक्र भी नहीं थी मूवमेंट में। तो वहां इन्होंने कहा कि भाई आप सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस करो, जहां आपको किसी की जरूरत नहीं है पंडित की, आप खुद से भी शादियां कर सकते हो। वुमेन लिबरेशन के ऊपर, वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया, वुमेन को ऑटोनॉमी देना, इक्वलिटी, डिग्निटी देना, इन सब पे फोकस करना स्टार्ट किया, कास्ट इक्वलिटी की बात करनी स्टार्ट की। ये सब एस्पेक्ट शुरू होते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में। और जो वो पीरियड था वहां पर ये पूरा का पूरा फोकस करते हैं किसके ऊपर, सोशल रिफॉर्म के ऊपर। और एक बड़ा एस्पेक्ट सोशल रिफॉर्म का कहाँ आया, जहां हम देख रहे हैं मैरिजेस, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट फोकस कम थी, सोशल एम्पावरमेंट इनका पहला फोकस था। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू हुई जिसको पेरियार ने लीड किया था। अब उसके बाद क्या है ना, अब आज के टाइम में जब आप देखते हो, ये तो प्री इंडिपेंडेंस चलो समझ आ रहा है, लेकिन इंडिपेंडेंस हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बना, बी आर अम्बेडकर ने बड़ा रोल निभाया, और वहां से हमारा एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आता है जहां पर ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की जो प्रिंसिपल्स थे, जो उनके आइडियाज थे, वो सारे हमारे संविधान में हैं। वुमेन रिप्रेजेंटेशन, इक्वालिटी, एफर्मेटिव एक्शन, तो वो जो एस्पेक्ट है वो ऑलरेडी समाहित हो गए। लेकिन अब क्या है, अब ये एस्पेक्ट आ गया कि इन्होंने भी सोशल रिफॉर्म के ऊपर फोकस किया, बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस किया। अब कहानी ये आ गई कि उस समय जब ये बात कर रहे थे ना सोशल रिफॉर्म्स की, तब ये एक चीज को इग्नोर करते थे। चाहे मैं ईवी रामास्वामी पेरियार की बात करूं या बाकी जो लीडर्स थे इन ग्रुप्स के, वो क्या करते थे, वो केवल सोशल रिफॉर्म्स की बात करते थे। वो पॉलिटिकल चेंज जो हो रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ अगर आवाज उठाई जा रही है या फिर कोई ऐसा मूवमेंट लीड किया जा रहा है, तो उनमें जिस तरह से बाकी ग्रुप्स की एक एक्टिव रिप्रेजेंटेशन थी, वो इस ग्रुप की थोड़ी कम थी। तो इसको लेकर थोड़ा सा इनके समस्या में एक जद्दोजहद चलती रहती थी कि भाई नहीं, ये खुल के अंग्रेजों का विरोध नहीं कर रहे। लेकिन उसकी वजह ये थी कि ये जो मूवमेंट थी, इसका पहला उद्देश्य था कि पहले हम सोशल रिफॉर्म करें, पॉलिटिकल रिफॉर्म बाद में करेंगे, नहीं तो अभी अंग्रेज चले जाएंगे, हमारी स्थिति वैसी की वैसी ही रह जाएगी, जिसकी बात महात्मा गांधी ने भी की थी। तो वो इसलिए इंडिपेंडेंस के पीरियड में इनका फोकस सोशल रिफॉर्म पे रहा, और इसलिए जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी उसके साथ थोड़ा इनका रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स रहा। और तब से ही एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात आ रही है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात आ रही है। और ये जो द्रविडियन मूवमेंट है सबसे स्ट्रांग रही तमिलनाडु में, और तब से लेके आज तक तमिलनाडु के पॉलिटिक्स और सोशल आप सेक्टर की बात करो, वहां पर एक ऑटोनॉमी की फीलिंग हमेशा से है कि भाई नहीं, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें स्वायत्ता चाहिए, हम किस तरह से अपने आप को गवर्न करेंगे, किस तरह की पॉलिटिक्स अपनाएंगे, वो अलग रहेगा। तो ये सब तो होता रहा। तो फिर भारत आज़ाद हुआ, भारत में संविधान भी लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद तमिलनाडु में बहुत विरोध भी इनिशियली हो रहा था, एक सेशनिस्ट मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी कि हम अलग एक देश बना लेंगे, पर बाद में तमिल लैंग्वेज को भी मान्यता मिल गई और तमिलनाडु भारत का एक बहुत ही अग्रणी राज्य है। और धीरे धीरे करके इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो जो इनकी मेन कंसर्न थे, हमने उसको ऑब्वियसली ऐड किया, और हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी वाला सिस्टम क्रिएट इंडिया में हो गया। एटलीस्ट ऑन पेपर, स्पिरिट में भी काफ़ी दिक्कतें हैं, पर फिर भी हमने वो सब आइडियल्स लेके आए। लेकिन आर्टिकल में ऑथर ये कह रहे हैं कि वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट थी तब की, और आज जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 2.0 चल रही है, इसमें बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि आज ये एक अलग तरह का चैलेंज फेस कर रहे हैं जो पहले के मुकाबले अलग है। आज हम एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो इनकी समस्याएं थी कुछ रिजॉल्व हो चुकी हैं, पर उसको एक नया चैलेंज मिल रहा है। अब समस्या ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को आज जो समस्या देखने को मिल रही है वो है कल्चरल होमोजेनिटी की। पहले बात ये था, उस समय में जो हिंदुस्तान में अलग अलग सोशो पॉलिटिकल रियलिटी थी वो ऐसी थी कि अलग अलग वर्ग बटे हुए थे ग्रुप्स में। यानी हिंदू जो आइडेंटिटी है वो पीछे थी, और प्रमुख आइडेंटिटी जो थी कास्ट की वो आगे आया करती थी, इसलिए आप अनटचेबिलिटी चीज़ों को ज़्यादा देखते थे। प्लस अर्बन
हमारे पास जो पॉपुलेशन थी कम थी, रूरल सेक्टर था। तो धीरे धीरे अब जो हो रहा है, अब आप रिसेंट टाइम में देखते हो तो ऑथर ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे हिंदुत्व अपने आप को स्ट्रांग करता जा रहा है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के पास एक बड़ा चैलेंज आ रहा है हिंदुत्व से, कि अब हिंदुत्व एज अ चैलेंज टू सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट दिख रही है, जहां पर बात हो जा रही है होमोजेनाइजेशन की, जहां वो एक हिंदू आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं जिसमें सभी ग्रुप्स को साथ लाने की बात की गई है, प्लस जो जो इनके प्रमुख प्रिंसिपल थे वो उसके खिलाफ खड़ा होता है। वो कहता है कि नहीं, हम सब एक ही साथ आके चीज़ों पे चेंज करेंगे, एक सिंगुलर आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की गई है, ना कि अलग अलग आइडेंटिटीज की, वुमेन की या अलग कास्ट ग्रुप। तो वो एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है जहां पर हिंदुत्व ने कोशिश की है जो डिफरेंसेस हैं अलग अलग ग्रुप्स के, उसको एक अम्ब्रेला में एसिमिलेट किया जाए, यानी ओवरऑल हम एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, हमारी अलग अलग समस्याएं हैं, पर हम हिंदू आइडेंटिटी के अंदर आकर ही उसको रिजॉल्व करें। हम सभी हिंदू हैं और हमारी अलग अलग भाषाएं हैं, हम अलग रीजन से आते हैं, अलग अलग जेंडर हैं, लेकिन हमारे कंसर्न सिमिलर हैं, तो हम एक अम्ब्रेला के अंदर हैं। तो वहां पर कुछ रिफॉर्म्स भी हुए जाति व्यवस्था के खिलाफ, कुछ ज़्यादा नहीं हुए। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ने बहुत उसको ज़्यादा पुश किया, यहाँ तो उतने हुए भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो अब एक कॉमन हिंदू आइडेंटिटी पुश कर रहे हैं, एक कल्चरल होमोजेनाइजेशन की तरफ पुश कर रहे हैं, और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको मिटाकर एक कल्चरल होमोजिनिटी, मतलब एक ही कल्चर एक जैसा होना चाहिए, एक प्रैक्टिसेस, या इस सब का पुश देखा जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑथर का कहना है। तो उस केस में जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आज चल रही है, उसको जो द्रविडियन मूवमेंट आज चल रही है, उसको समस्या ये कि वो इससे कैसे लड़ेगा। तो ये जो फ्यूचर है इसका, इस पर डिपेंड करेगा कि कैसे वो जो कल्चरल यूनिफॉर्मिटी है उससे वो लड़ते हैं। होमोजेनिटी जो एक बड़ी दिक्कत है कि सब कुछ एक जैसा होना चाहिए, या एक कल्चरल होमोजेनिटी की जो बात आ रही है, उसके खिलाफ ये कैसा स्टैंड लेते हैं, और जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है लोगों की उसको कितना प्रोटेक्ट करते हैं। और केवल जो अभी तक जिस सिस्टम से लड़ते आए हैं, अब उसके अलावा और भी कई और मुद्दे खड़े हो गए हैं। क्लास वाली बात स्टार्ट हो गई है, जेंडर, सेक्सुअलिटी, और अलग नए फैक्टर्स शुरू हुए हैं। जब LGBTQ ग्रुप्स की बात करें, या कई कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऐसे हैं जहां पर ज़रूरत है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को अपने अम्ब्रेला को और बड़ा करने की। और समस्या ये भी कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डिजिटल एज में हम जी रहे हैं, तो वो सारी समस्याएं बुरी तरह से झेल रहे हैं। इन सब से लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी क्रिएट हो गई है उससे ये कैसे लड़ेंगे, ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और अगर ये इससे लड़ पाते हैं तभी जाकर जो चैलेंज है उसका सामना ये कर पाएंगे। इसलिए हिंदुत्व एक मेजर चैलेंज है, चेंजिंग सोशल लैंडस्केप, पॉलिटिकल लैंडस्केप इनके लिए एक और चैलेंज है। प्लस खुद में भी इनके साथ समस्याएं रही हैं कि वो लिमिट हो गए एक रीजन में, उसके बाहर नहीं निकल पा रहे। तो वहाँ भी इनको और जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, और जो जहाँ पर कास्ट और क्लास का इंटरसेक्शन होता है कि कभी कभी जाति से ऊपर क्लास की बात आ जाती है, तो वो रिलीजन का एस्पेक्ट जो है, सेक्सुअलिटी, जेंडर, इन सभी को लेकर भी इन्हें खड़ा होना पड़ेगा और लगातार संवाद बढ़ाने पड़ेंगे। कम्युनिकेशन, चेंज, इवॉल्व करना और कम्युनिकेट करना। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक ये अपनी ट्रेडिशनल पैट्रियार्की इनके अंदर भी जो है उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और कम्युनिकेशन के साथ ही रिफॉर्मेशन होगी, और तब जाकर ये और मेन स्ट्रीम में आकर बड़े लेवल पर चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो 100 साल जो पिछले थे वहाँ से लेकर आज जो मूवमेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की, उसको इसने डिटेल में बताया हुआ। तो प्री इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक जो बदलाव हैं, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो डिस्कस किए गए। तो अगर मैं आपको बोलूँ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात मैं करूँ, तो आपको पता होना चाहिए 1925 में शुरुआत, क्यों सितंबर रेलेवेंस है इसके लिए, क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी। देन जिसे हम कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पॉइंट 1, पहला 100 साल, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के अब 100 साल बाद एक नया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू करने की ज़रूरत है। इसके जो की फीचर्स थे वो क्या क्या थे। जैसे इसमें खास बात ये हुई थी कि पहली जो भारत की महिला लेजिस्लेचर है वो अपॉइंट की गई थी। वुमेन राइट्स के ऊपर बहुत फोकस किया गया था। जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, फेडरलिज्म है, ऑटोनॉमी है, कास्ट सिस्टम का डेमोलिशन है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, वो यहाँ स्टार्ट हुए थे। लेकिन जब आप देखो अब जब इवॉल्व कर रहा है, सोसाइटी बदल गई है, 100 साल बीत गए हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तब जो चैलेंजेस हैं, जेंडर का मुद्दा है, क्लास इंटरमिक्स की बात है, चैलेंजेस आर डिफरेंट, अर्बनाइजेशन हो चुका है, तो उसके बाद एक अलग चैलेंज खड़ा हो रखा है। तो उस सोशल चैलेंज से कैसे लड़ते हैं वो रियलिटी होगी। तो आप ऐसे माइंड मैप्स के थ्रू भी इसको रिवाइज कर सकते हो। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 3 आर्टिकल्स जो हमने डिस्कस किए। आपकी जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आपकी फीडबैक है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ नाइस डे।